चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फाइनल एपिसोड डेनियल कर्मानी का। तो हमारी आज की पीडीएफ जो हमने हाईलाइटेड पीडीएफ बनाई थी, जिसमें हम सिर्फ मेन टॉपिक्स कवर कर रहे थे। मेन टॉपिक्स में भी सिर्फ हमने फिगर्स, टेबल्स वगैरह कवर किया था। तो जिसको नहीं पता, ब्लूप्रिंट आप फर्स्ट एपिसोड देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का। तो फर्स्ट एपिसोड पक्का से देख लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि हम पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं और किस पे फोकस कर रहे हैं। जिस डेनियल किरमानी से पीवाईक्यूज आ चुके हैं जेआरएफ के पेपर में, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब टफ पेपर बनता है तो जेसी जौहरी से नहीं, डेनियल किरमानी से बनता है। तो अगर जेसी जौहरी, क्योंकि ऑलमोस्ट सब पढ़ चुके होते हैं, डेनियल किरमानी थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक है जिससे पिछली बार क्वेश्चंस आ गए थे। तो आज के लेक्चर में जो कुछ यूनिक थिंकर्स हैं या फिर जो यूनिक कॉन्सेप्ट जो रह गए थे पिछले लेक्चर में, वो सारे आज कवर कर लेंगे एंड इसको हम फिनिश कर देंगे। आगे का हमारा ब्लूप्रिंट ये होगा कि हम एंड्रयू वेबर स्टार्ट करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स आईआर के लिए। ठीक है, बेलिसन स्मिथ भी आती है। बेलिसन स्मिथ में अप्रोचेज और कंसेप्चुअल ज़्यादा है, तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। बट ग्लोबल पॉलिटिक्स में मुझे ये एक चीज़ अच्छी लगी कि उसमें थिंकर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो चलो, वो तो जब हम करेंगे मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी। आज स्टार्ट करते हैं और इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। सो पिछले लेक्चर में हमने 101 पेजेस खत्म कर लिए थे। हम 102 पेज नंबर पे थे। सो थॉमस आर डाई, ठीक है, थॉमस आर डाई से हमें स्टार्ट करना था फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। तो इसमें हम बात करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशंस की। तो थॉमस डाई से क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर उनका जो फेमस कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के ऊपर बात की थी कि पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसीज, वहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। इंटरेस्ट ग्रुप ऑफिस में पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। लेजिस्लेटिव कमेटी रूम्स में पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। स्पेशल कमीशंस, पॉलिसी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, इवन जिसको हम थिंक टैंक्स बोलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कि पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। और जो पॉलिसी प्रपोजल्स हैं, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि पॉलिसी प्रपोजल्स जो है उनके स्टाफ मेंबर्स बनाते हैं, बॉसेस नहीं। मतलब जो मेन हेड बैठा है वो नहीं बनाएगा, उसके नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं वो पॉलिसी प्रपोजल्स बनाएंगे। हेड का काम सिर्फ होगा उस पॉलिसी को राइट या मतलब एक्सेप्ट करना या फिर रिजेक्ट करना। और जो स्टाफ्स होते हैं, जो स्टाफ कौन जो पॉलिसी बना रहे हैं बेसिकली, उसको कौन गाइड करता है, उनको उनके लीडर्स गाइड करते हैं। सिर्फ ये थॉमस डाई का इतना सा यहाँ पे लिखा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमें ये एक प्लुरैलिटी मेजॉरिटी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और मिक्स सिस्टम के 3 टाइप्स दे रखे हैं, जिसके बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। प्लुरैलिटी मेजॉरिटी सिस्टम में क्या होता है, इलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज़्यादा वोट मिलते हैं देन अदर, तो जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि कौन सी कंट्री में ये सिस्टम प्रैक्टिस होता है, जो कि हमने पिछले पीवाईक्यू में भी देखा था कि 4 कंट्रीज के नाम थे और यहाँ पे लिखा हुआ था लिस्ट सिस्टम। तो आपको बताना था कि लिस्ट सिस्टम इन 4 में से कौन सी कंट्री में प्रैक्टिस होता है। वो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन में हम काउंट करते हैं। तो यूके जो है, यूके में प्लुरैलिटी मेजॉरिटी सिस्टम चलता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसमें सीट्स आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला दैट सीक्स टू इंश्योर प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब कि जैसे पीआर सिस्टम आप सबको पता ही है, इंडिया में प्रैक्टिस होता है। इसके अलावा जर्मनी में भी प्रैक्टिस होता है। हमारा पीआर सिस्टम का एक फॉर्मूला होता है, आपने वो लक्ष्मीकांत या जब भी पॉलिटी पढ़ते हो आपने पढ़ा ही होगा। देन मिक्स सिस्टम, मिक्स सिस्टम क्या होता है, जिसमें प्लुरैलिटी मेजॉरिटी वाला सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ सिस्टम पीआर सिस्टम के होते हैं। और मिक्स सिस्टम कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, जापान में। कहाँ, जापान। तो जापान है, आपको पान खाना पसंद है और आपको मिक्स पान खाना पसंद है कि उस पान में सारे तरीके के फ्लेवर्स हो, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और जर्मनी यानी मनी, हमें पैसा चाहिए पीआर मनी। जो हमारा पीआर है वो पैसा बहुत खर्च कर रहा है, जर्मनी, ठीक है, ऐसे करके याद हो जाएगा। यूके का आपको खुद याद रख लो, पीएम जो है यूके में है, पीएम यानी कि प्लुरैलिटी मेजॉरिटी यूके। ये हो गई हमारी ट्रिक। देन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है जो इस बुक में मेंशन है, दूसरा फिगर या टेबल हम बोल सकते हैं, ये है हमारा बॉक्स, इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो इसमें जो हमारे 2 थिंकर्स हैं जिन्होंने इसकी बात की थी इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन की, कि इंटरनेशनल लेवल पे सब भाईचारे से रहे, हार्मनी से रहे, कोई लड़ाई ना करे, पीसफुली रहे। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए वो, तो ये 2 थिंकर्स थे, बर्नस्टीन एंड कैशॉर। बर्नस्टीन का नाम आप सबने सुना होगा, कैशॉर का शायद नहीं सुना होगा, तो अब सुन लो, क्योंकि यूनिक थिंकर्स जो हैं वो पूछे जाने लगे हैं पेपर में काफ़ी टाइम से।
तो कैश हॉर का नाम हो सकता है कि पूछ लें। तो इम्पॉर्टेंस इन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बताया है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो लिमिटेड होता है रूल क्रिएशन और रूल रैटिफिकेशन तक। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि जैसे इंडिया का एग्जाम्पल है, इंडिया है कि अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे मतलब हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक यानी कि अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल यानी कि जब डोमेस्टिक के आप अगर बाहर जाओगे तो मतलब कि आप इंटरनेशनल लेवल जैसे कि आप किसी इजराइल, ईरान, यूके, यूएसए इन सब की बात कर रहे हो तो वो आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होगा। डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स। तो जो हमारी खुद की कंट्री की जो पॉलिटिक्स होती है वो कहाँ तक सीमित होती है, वो सिर्फ उनका काम होता है कि रूल बनाओ और रूल को रेटिफाई करो, मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करो। अब यहाँ पे उन्होंने बर्नस्टीन और कैशहॉर्न ने 2 लेवल गेम ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएशन भी बताया था, जहाँ से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नहीं भी बनेगा कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट पढ़ने में कोई नुकसान नहीं, अगर आ गया कैशहॉर्न या बर्नस्टीन के ऊपर तो आप बता सकते हो। तो 2 लेवल गेम क्या बताइए उन्होंने इंटरनेशनल नेगोशिएशन में। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे नेगोशिएट करना है तो पहला चीज़ हमारा होना चाहिए गवर्नमेंट बैलेंस, कि गवर्नमेंट को बैलेंस ऑफ पावर वाला मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना चाहिए। और दूसरा जो लेवल है वो हमारा है प्ले ऑफ। प्ले ऑफ में क्या होता है, द इंटरेस्ट ऑफ देयर नेगोशिएटिंग पार्टनर्स इन डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, जिसमें आप अपने जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो और जो आप अपनी खुद की कंट्री का भी इंटरेस्ट देख रहे हो और सामने वाली कंट्री का भी इंटरेस्ट देख रहे हो, उसको हम बोलते हैं प्ले ऑफ। देन यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डोमेस्टिक रेटिफिकेशन और स्ट्रक्चर जो मैंने बताया। फिर पुल टुवर्ड कंप्लायंस। पुल टुवर्ड कंप्लायंस भी पता होना चाहिए किसका, अगर कीवर्ड आ जाए कभी पुल टुवर्ड कंप्लायंस तो ये किसका कीवर्ड है, बर्नस्टीन एंड कैशहॉर का। ठीक है, इन दोनों ने मिलके पुल टुवर्ड कंप्लायंस का एक मतलब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की थी रिगार्डलेस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल फैक्टर्स। इस बेसिकली स्ट्रैटेजी का मतलब यही है कि आपको अगर आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी कंट्री का तो आपको क्या करना है, उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कंप्लायंस का यूज़ करना है, कि मतलब उसको मनाओ कि वो आपके जो रूल्स हैं रेगुलेशन है उसकी तरफ कंप्लाई करे मतलब एक्सेप्ट करे, माने। तो आप उसको पुल करो ना कि पुश। ठीक है, पुश होता है कि आपने उसको धक्का दे दिया और बोल दिया कि नहीं हमें कोई कंप्लायंस नहीं करना, हम तो सीधा वॉर करेंगे। नहीं, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उस कंट्री को अपनी तरफ कंप्लाई होने पे मजबूर कर दो। तो यहाँ पे इसका मीनिंग समझ आ गया, मीनिंग ऑल दो आएगा नहीं, बट ये पूछ सकता है पुल टुवर्ड कंप्लायंस किसकी स्ट्रैटेजी थी या किसने दिया था ये टर्म, या फिर ये फिर आइडियोलॉजिकल जो भी मतलब स्ट्रैटेजी बोल सकते हो। तो ये आपको याद रखना है बर्नस्टीन एंड कैशहॉर की है। और बेसिकली इनका मुद्दा मेन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ रह गई, एक इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है और उसके 4 मेन मैकेनिज्म। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं फिर पूछा जाता है AB, ACD या AD, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव वाला जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ से बन सकता है कि 4 मैकेनिज्म कौन से हैं इंटरनेशनलाइजेशन के। तो इंटरनेशनलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसको यूज़ किया जाता है टू अंडरलाइंग मैकेनिज्म विया द कंसेप्ट ऑफ पॉलिसी डिफ्यूजन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ये कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन जो है किस पे काम करता है, किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब आप जब IR का पार्ट बेसिकली जब आप खुद अपनी कंट्री के रिलेशन जो आप दूसरी कंट्री के साथ स्थापित करते हो उसका जो प्रोसेस होता है, TION लिखा है ना, TION मतलब प्रोसेस। तो जो उसका प्रोसेस होता है एक इंटरनेशनल वैलिडिटी स्टैब्लिश करने का उसको हम इंटरनेशनलाइजेशन बोलते हैं। उसमें कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं, होता है पॉलिसी डिफ्यूजन। ठीक है, आप अपनी पॉलिसी को डिफ्यूज कर रहे हो, जो भी आपकी कंट्री की पॉलिसी है आप उसको दूसरी कंट्री के साथ भी समझ रहे हो, देख रहे हो, पॉलिसी को ट्रांसफर करना। ठीक है, एंड देन क्रॉस नेशनल पॉलिसी कन्वर्जेंस। तो जो आपका पॉलिसी है और जो दूसरी कंट्री का पॉलिसी है उसको आपको एक मत पर लेकर आना। ठीक है, कन्वर्ज करना। सो दैट्स कॉल्ड क्रॉस नेशनल पॉलिसी कन्वर्जेंस। तो ये 3 चीज़ें हैं या ये 3 मैकेनिज्म है जिसपे इंटरनेशनलाइजेशन काम करता है। अब इसमें 4 मेन मैकेनिज्म कौन से हैं वो पूछा जा सकता है, या बोल देगा नॉट अ पार्ट ऑफ 4 मेन मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो आपको वैसे कॉमन सेंस के बेसिस पे भी पता होना चाहिए कि अगर इंटरनेशनलाइजेशन है तो इम्पोजिशन होगा, हार्मोनाइजेशन होगा। ठीक है, हार्मनी में रहना है।
रेगुलेटरी कंपटीशन होगा, अपने कंपटीशन को आपके दूसरे कंट्री के साथ अगर आप compete कर रहे हो टेक्नोलॉजिकल वाइज, वॉर वेपन्स बनाने के टर्म्स में, तो वो रेगुलेटरी होना चाहिए, मतलब हेल्दी कंपटीशन बेसिकली। एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए कि आपका दूसरे कंट्री के साथ कैसा कम्युनिकेशन है, कैसे संबंध है। तो ये 4 चीज़ें आप याद रख लो, IHRT, यानी कि इम्पोजिशन, हार्मोनाइजेशन, रेगुलेटरी कंपटीशन एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिकेशन। तो अगर वैसे याद ना भी रहे पर आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता होगा, अच्छा हमें दूसरे कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो हमें हार्मनी रखनी पड़ेगी, उसके साथ अच्छे लेवल पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और दूसरी कंट्री है तो कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन कंपटीशन को हमें ज़्यादा नहीं, एकदम रेगुलेट करना है कंपटीशन को, हद से ज़्यादा कम्पीट भी नहीं करना। और इम्पोजिशन, ठीक है, इम्पोज करने हैं अपने कुछ आइडियाज़ वगैरह भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 मेन मैकेनिज्म। और बाकी जो 3 है जिसके थ्रू ये काम करता है, ये अप्रोच, इंटरनेशनलाइजेशन का अप्रोच, वो है पॉलिसी डिफ्यूजन, पॉलिसी ट्रांसफर एंड क्रॉस नेशनल पॉलिसी कन्वर्जन। ये 3 चीज़ें भी याद रखना। फिर ये यहाँ से PYQ आ रखा है कि 3 एलिमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप किसने बताए हैं, TH मार्शल ने बताए हैं। अच्छा, अब आपको इसकी बुक बतानी है कि बुक कौन सी थी जिसमें TH मार्शल ने ये 3 चीज़ें बताई थी, ठीक है। सो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले उन्होंने कौन सा बताया था, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, जिसको हम बोलते हैं CPS, ठीक है। और इसको ऐसे CPS ही याद रखना है। पहले मैंने इसका टर्म बनाया था PCS का एग्जाम देते हैं ना हर बच्चे, तो वो बनाया था, लेकिन इसको हमें क्रोनोलॉजिकल वाइज याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अलग अलग सेंचुरीज में आए हैं और ऐसे ही आए हैं, ठीक है। तो CPS इसका होगा एक्रोनियम, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। अब कुछ बच्चे सोचते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, क्योंकि आपको ज़्यादातर जगह पे इकोनॉमिक सोशल ऐसा मिलता है, लेकिन मार्शल के अकॉर्डिंग एक सिविल है, एक पॉलिटिकल है, एक सोशल है। तो मार्शल मार्शल के आप एक मशाल मशाल लेकर चले हो जंगल में, और आपको CPS की मशाल है वो, ऐसे करके कुछ याद रखो, उस कंपनी का नाम CPS है या कुछ भी। तो CPS मार्शल, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सिविल में हम बात करते हैं सिविल सिटीजनशिप की, तो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं कि ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एक्सप्रेशन हो, लिबर्टी हो, थॉट एंड फेथ की लिबर्टी हो कि हम जो भी सोचना चाहें हम सोच सकते हैं, हमारा रिलीजन के ऊपर हमारा खुद का अधिकार हो, हमारा प्रॉपर्टी के ऊपर, तो हमारी एक इंडिविजुअल फ्रीडम की जो भी चीज़ है वो सिविल लिबर्टी का पार्ट होगी। उसके बाद आएगी पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी में हम वही वोट, हमारा वोट करने का अधिकार, पार्टिसिपेट करने का अधिकार, पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करने का अधिकार, कि हम वोट भी डाल सकें और अगर हम चाहें तो कल को हम इलेक्शन भी लड़ सकें, ठीक है, पॉलिटिकल हो गया वो। देन सोशल में हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सिक्योरिटी की बात, जो भी सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें राइट्स आ जाएंगे हमारे, राइट टू इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए, सिक्योरिटी, राइट टू शेयर, ठीक है। फिर एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना, मतलब लोगों के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना इन द सेंस एक बेसिक स्टैंडर्ड की लाइफ हर किसी को मिलनी चाहिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान जैसा, ठीक है। तो एक बेसिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना सोसाइटी में, वो हमारा सोशल सिटीजनशिप का पार्ट है कि एज ए सिटीजन हमें ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और एज अ पॉलिटिकल सिटीजनशिप हमें यहाँ पे ये राइट्स होने चाहिए। अब मैंने आपको CPS इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिविल राइट्स हमारे 18th में आए थे, पॉलिटिकल 19th सेंचुरी में आए थे और सोशल 20th सेंचुरी में आए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। तो 18, 19, 20, 18, 19, 20, 18, 19, 20 CPS 18, 19, 20, ये तीनों सेंचुरी है पर्टिकुलर। देन यहाँ पे एस्पिंग एंडरसन है, इसके जैसे आपको कोर्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे कोर्स नहीं कराए हैं, जैसे पिछले अगर हम थोड़ी देर पहले देखें तो ये वाला भी कोट आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप खुद पढ़ लेना इफ पॉसिबल, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि सारे कोट पढ़ना और स्मार्ट स्टडी होगा, या फिर और वो भी नहीं है कि प्रैक्टिकली भी नहीं है कि हम सारी चीज़ें याद कर सके, पर एक एक कीवर्ड आप ले सकते हो। जैसे स्कार्फ एंड स्मिथ है तो उसका फॉर्मल वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो फॉर्मल वेलफेयर स्टेट से स्कार्फ और स्मिथ पे कोई क्वेश्चन आता है और जहाँ पे फ्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, या फॉर्मल वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, 2 डायमेंशन इन्होंने दिए हैं, तो वो हो सकता है कि शार्प और स्टेट का हो। तो अब दो से आप याद कर सकते हो कि जैसे ये क्या है, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्या है, 2। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की, यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मल वेलफेयर स्टेट की, केयरिंग सर्विसेज की। तो ये दो दो बंदे हैं ना, एक स्कार्फ है एक स्मिथ है, तो ये 2 लोग हैं। तो ये 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन की, 2 प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की, फॉर्मल वेलफेयर स्टेट की। अब ये स्कार्फ लग रहा है, जैसे जो स्कार्फ गले में पहनते हैं,
ठीक है, तो आपको जो स्कार्फ है वो आपको किसी लव वंस ने दिया है, तो वो बहुत केयरिंग था आपकी तरफ, इसलिए आपने उसने आपको स्कार्फ दिया उस फैमिली मेम्बर ने, या उस वो आपका मतलब स्कार्फ ऐसे भी मान सकते हो कि आपको बहुत ठंड लग रही थी, तो जो एक कोई मिनिस्टर आया उसने आपको स्कार्फ दिया, तो उससे आपका क्या हुआ, वेलफेयर हुआ। तो ऐसा कुछ याद कर सकते हो। प्लस स्मिथ है, स्कार्फ एंड स्मिथ एक साथ नाम लिया जाता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात इन्होंने की है, तो 2-3 बारी पढ़नी पड़ेगा और हो जाएगा याद। आई डोंट नो वैसे क्वेश्चन आया ना है, पता नहीं। ठीक है, अब वेलफेयर रिजीम्स क्या होती है, वेलफेयर रिजीम्स का वैसे एक और बॉक्स नीचे आएगा, तब मैं आपको समझा दूंगी, यहाँ पे समझ लो, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मैनेजिंग सोशल रिस्क, बस इतना डेफिनेशन। तो कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसा लिखा होता है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आप सोचोगे अच्छा वेलफेयर रिजीम है तो कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, तो आप उसको स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क कर सकते हो। पर वेलफेयर रिजीम एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहाँ पे हम सोशल रिस्क को प्रोड्यूस भी करते हैं और सोशल रिस्क को मैनेज भी करते हैं। अभी सोशल रिस्क क्या होते हैं अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, आगे आएगा ये दोबारा से। एस्पिंग एंडरसन जो है वो बात करता है ट्रेडिशनल मेल ब्रेड विनर्स फैमिली की, ठीक है, जिसकी जो डिमांड है वो बहुत कम होती है प्राइवेट और पब्लिक सोशल सर्विसेज के लिए, देन अ टू करियर हाउस होल्ड, मतलब एक होम ए और एक होम बी। अब यहाँ पे होम ए है तो यहाँ पे सिर्फ एक कमाने वाला है, होम बी में बहुत सारे 2 या 3 लोग कमाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो होम ए होगा, ठीक है, उसकी जो डिमांड होगी वो कम होगी, डिमांड कम होगी क्योंकि यहाँ पे अकेला एक ही कमाने वाला है, और एक बंदा जब कमाएगा तो उनके पास इनकम कम होगी, ठीक है, और यहाँ पे 2-3 कमाने वाले हैं तो डिमांड ज़्यादा होगी, बस ये बात लिखी हुई है। देन यहाँ पे जो फैमिली सर्विसेज देमसेल्फ, बट व्हेन फैमिलीज सर्विस देमसेल्फ द मार्केट इज डायरेक्टली अफेक्टेड। अब मान लो कि फैमिलीज जो है आपस में ही एक दूसरे को रोजगार दे रही है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में होता है, तो एक एग्रीकल्चर में क्या करते हैं लोग, अपने फैमिली मेम्बर्स को लगा देते हैं कटाई बुनाई वगैरह, बुनाई करे सॉरी कटाई छटाई वगैरह के लिए, तो उससे क्या होता है, मार्केट अफेक्ट होती है, क्योंकि जो वहाँ पे उनको चीप लेबर की जरूरत है वो उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि फैमिली मेम्बर आपस में ही सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। सो बिकॉज देर आर लेस लेबर सप्लाई एंड फ्यूअर सर्विस आउटलेट्स। तो ये सब ये आइडिया है, अभी हमें इतना समझने की डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम बहुत पास आ चुका है। सो आप बस इसका जो कुछ कुछ कीवर्ड है वो याद रख लो, ताकि अगर इससे कोट आ जाए कि ये किसका कोट है, ये आइडिया किसका है, तो एस्पिंग एडरसन का है, किसका, एस्पिंग एडरसन। तो एस्पिंग से आपको याद कर सकते हो स्प्रिंग, ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन में आपका जो पापा है वो ब्रेड विनर है स्प्रिंग सीजन में, मतलब आपको एक यहाँ पे मैं थोड़ा लिटरल सेंस में बात करूँ, मतलब कंसेप्चुअल ना समझे, तो ब्रेड विनर यानी कि वो आपको स्प्रिंग सीजन में एक वो चला कॉन्टेस्ट था और आप वहाँ पे जीत गए, विन 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 सिचुएशन हो गई, ब्रेड विनर बन गए। तो ऐसा कुछ ट्रिक याद कर सकते हो, या फिर ऐसा कुछ अजीब सा करके कहने, जैसे सन है, एंडरसन में सन आता है, ठीक है, सन इज लाइक अ बेटा, ठीक है, तो आप अपने बेटे को कहते हो कि अंदर आ जाओ, आपकी फैमिली जो आपकी फैमिली है वो आपको बुला रही है कि भाई अंदर आ जाओ, बहुत हो गया, बहुत खेल लिया, चीप डे केयर बोथ फैमिलीज मार्केट। तो ऐसा कुछ, जैसे सन से आप याद करो, सन एक फैमिली का पार्ट है, तो फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है ना, इस पूरे पैराग्राफ में फैमिली बड़े कॉमन है, जो फैमिली के अराउंड ही ये बात चल रही है, फैमिली सर्विसेज, फैमिली ब्रेड विनर, फैमिली फैमिलीज फैमिलीज चीप डे केयर बोथ फैमिलीज, तो और मार्केट की बात चल रही है, तो एक फैमिली की बात चल रही है, प्लस फैमिली का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब फैमिली के कुछ डिमांड और सप्लाई का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो ये बात सारे कौन बता रहे हैं, एस्पिंग एडिसन बता रहे हैं। तो फैमिली और मार्केट 2 टर्म है, और इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि एंडरसन से रिलेटेड है। फिर इमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, अब वेलफेयर स्टेट का इमरजेंस कैसे हुआ, तो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट जो था एक यूरोपियन इन्वेंशन था, और मॉडर्न तो आपको ये हो सकता है कि मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की शुरुआत कहाँ से हुई, यूरोप से हुई, इन द सेम वे एज द नेशन स्टेट मास डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो जैसे कि जब नेशन स्टेट का जैसे कॉन्सेप्ट आया, फिर मास डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, फिर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, वैसे ही यूरोप में मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट आया, ये तीनों चीज़ें भी यूरोप में इन्वेंट हुई थी, और वैसे ही मॉडर्न वेलफेयर स्टेट भी यूरोप की ही देन है, ठीक है। ये हमारी उन सभी प्रॉब्लम का आंसर करता है जो कि कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्रिएट हुई है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया, कैपिटलिज्म आया, लोग सिर्फ प्रॉफिट वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। सो उससे और या फिर एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हुई ना इसके आने से, वो किसने सॉल्व करी है प्रॉब्लम, वो सॉल्व करी हमारे मॉडर्न वेलफेयर स्टेट ने, ठीक है। इट वॉज ड्रिवन बाय डेमोक्रेटिक क्लास स्ट्रगल, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक क्लास स्ट्रगल करना पड़ा लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड यहाँ पे हमने देखा
कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे डेवलप हुआ। देन पॉलिसी कन्वर्जेंस से होता है, पॉलिसी कन्वर्जेंस मैंने बता दिया था, स्टेट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग वेलफेयर, ठीक है, नॉट, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, कभी ये आ सकता है कि पूछ ले कि क्या स्टेट ही सिर्फ इकलौता इंस्टीट्यूशन है जो वेलफेयर देता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आ गया तो आप सोचो कि हाँ भाई स्टेट के अलावा और कौन वेलफेयर करेगा, तो वो गलत, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी या फिर और कौन सी 3 चीज़ें हैं जो स्टेट के अलावा वेलफेयर प्रोवाइड करती हैं, तो मार्केट, स्टेट एंड फैमिली, नॉट स्टेट के अलावा, स्टेट्स के साथ मार्केट, स्टेट एंड फैमिली, ये तीनों हैं जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दे फॉर्म अ वेलफेयर रिजीम, और ये तीनों मिलके जो वेलफेयर रिजीम की हम बात करते हैं, तो अगर आपको आ जाए कि वेलफेयर रिजीम का क्या पार्ट नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए ABCD, ठीक है, तो और वेलफेयर रिजीम किससे मिलके बनती है, तो ये मार्केट, स्टेट और फैमिली, और जो फोर्थ ऑप्शन वो होगा वो गलत होगा, ठीक है, कुछ भी दे देंगे फोर्थ में, तो मार्केट, स्टेट एंड फैमिली मिला के एक वेलफेयर रिजीम बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये सोशल रिस्क को मैनेज करना होता है और उसमें प्रोड्यूस, मतलब सोशल रिस्क को मैनेज करना और सोशल रिस्क का प्रोडक्शन दोनों ही वेलफेयर रिजीम्स के हाथ में है। अब यहाँ पे ये हम बात कर सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट कैसे मर्ज हुआ, उससे रिलेटेड 3 थ्योरीज हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी, कभी भी आ भी सकता है। वेलफेयर रिजीम से क्वेश्चन आ चुका है, जैसे फंक्शनलिस्ट अप्रोच है पहली थ्योरी जो वेलफेयर स्टेट के से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, दूसरा क्लास मोबिलाइजेशन पढ़ते हैं, और तीसरा हम स्टेट इंस्टीट्यूशन और ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली कि रिलेटिव ऑटोनॉमी और ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स। अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला है हमारा फंक्शनलिस्ट अप्रोच। फंक्शनलिस्ट अप्रोच का मतलब है कि जो वेलफेयर स्टेट था, ठीक है, वो इमर्ज हुआ नई सिटीजन्स की नीड के अकॉर्डिंग, मतलब नए सिटीजन्स यानी कि यहाँ पे जब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सिटीजन्स की नीड्स इमर्ज हुई उनको हम न्यू सिटीजन नीड्स बोल रहे हैं, मतलब न्यू नीड्स बेसिकली, ठीक है। तो पहले की जो उनकी नीड्स थी वो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस पे रिलाई करते थे, उनको वो गिल्ड्स के थ्रू, फैमिलीज के थ्रू, चैरिटीज़ के थ्रू मतलब अपना सर्वाइवल करते थे। लेकिन जब क्या हुआ उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह चीज़ें हुई और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आया, तो नए रिस्क डेवलप हुए, जो अभी मैं आपको वेलफेयर रिजीम का बता रही थी ना, सोशल रिस्क, वो यहाँ पे अभी हम समझने वाले हैं। तो नए रिस्क किससे रिलेटेड, मॉडर्न अर्बनाइज और इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी जब डेवलप हुई उससे रिलेटेड, तो ये तो डिसअपेयर हो गए, ट्रेडिशनल जो सब्सटेंस था वो खत्म हो गया। अब वेलफेयर स्टेट आया और उन्होंने, क्यों आया वेलफेयर स्टेट, ताकि ये जो नए रिस्क इवॉल्व हुए हैं उसको वो सॉल्व कर सके। तो कौन कौन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से वेलफेयर स्टेट को आना पड़ा फंक्शनलिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो रहे थे, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, ठीक है, लोग जो थे अनेबल हो गए थे टू गेन वंस ओन लिविंग ड्यू टू सिकनेस और ओल्ड एज, ठीक है, तो ओल्ड एज जैसे अगर कोई बंदा बीमार हो गया या ओल्ड एज हो गया, मतलब बुढ़ा हो गया है, ठीक है, तो वो कैसे कमाएगा, उससे रिलेटेड रिस्क जो हो रहे थे, तो वेलफेयर स्टेट आया, पेंशन वगैरह की स्कीम निकाली, हेल्थ रिस्क जो बढ़ते जा रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वेलफेयर स्टेट आया, ऐसा फंक्शनलिस्ट अप्रोच कहता है। उसके अलावा फंक्शनलिस्ट अप्रोच का अगर हम देखें, सॉरी फंक्शनलिस्ट अप्रोच बात करता है ये रहा पॉलिसी कन्वर्जेंस की भी। पॉलिसी कन्वर्जेंस का मतलब है कि जब डिफरेंट नेशंस अडॉप्ट सिमिलर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो बहुत सारे नेशंस जो हैं जैसे ए नेशन, बी इंडिया, पाकिस्तान, USA, UK, ये क्या कर रहे हैं पॉलिसी कन्वर्जेंस, मतलब जो ए मतलब इंडिया ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, बी ने पाकिस्तान है, USA, UK, इन सब ने ना क्या करा कि अलग अलग नेशंस है पर सेम पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं, सेम पॉलिसी, जैसे कि जनेवा कन्वेंशन हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसीज है, तो क्या कर रहे हैं हम सेम चीज़ों को एग्री कर रहे हैं और अपने अपनी कंट्री में अपने अपने तरीके से उसको लागू कर रहे हैं। तो ये थ्योरी जो है फंक्शनलिस्ट अप्रोच की थ्योरी, वो पॉलिसी कन्वर्जेंस की भी बात करती है। बस इतना, ये 2 पॉइंट्स याद रखना फंक्शनलिस्ट अप्रोच किस बारे में है। क्लास मोबिलाइजेशन जो बात करता है, क्लास मोबिलाइजेशन बात करता है क्लास स्ट्रगल की, डेमोक्रेटिक क्लास स्ट्रगल की। वेलफेयर स्टेट की जो ग्रोथ हुई वो कैसे हुई, डेमोक्रेटिक क्लास स्ट्रगल की वजह से हुई, कि जब लोग जो है क्लास मोबिलाइजेशन हुआ, इंटरेस्ट ग्रुप थ्योरीज, ये सारी चीज़ें क्लास मोबिलाइजेशन में आ जाएंगी, कि कौन इंटरेस्ट ग्रुप्स थे, पॉलिटिकल एक्टर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन सब का मोबिलाइजेशन हुआ, बस इतना सा याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये याद कर सकते हो कि जो क्लास मोबिलाइजेशन में न्यू रिस्क क्या थे, जैसे इसमें न्यू रिस्क मैंने बताया, वैसे इसमें जैसे लेबर को एज अ कॉमोडिटी समझा जाता था, मतलब कि लेबर ना कोई चीज़ है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, जिसको आप कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी चाहे तो आप उसको नौकरी से निकाल सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, उनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने क्या किया, लेबर को एज अ कमोडिटी ना देखकर उसको क्या करा, डी कॉमोडिफाइंग लेबर का कॉन्सेप्ट लेकर आए, कि लेबर कोई कमोडिटी नहीं है, लेबर को एक ऑप्शन मिला कि तुम जब चाहो
अपने हिसाब से लेबर मार्केट में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हो, और जब चाहो तो वो अपना बैक ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक उनको टेम्पोरल रिलीफ मिला, टेम्पोरल यानी कि टाइम। ठीक है, पहले क्या होता था, लेबर को कमोडिटी समझा जाता था, जब मर्जी किया ले लिया, चाहे उसका मन भी नहीं है, चाहे वो बीमार है, ठीक है, तो उसको पैसों के लिए करना पड़ता था, उसका मतलब कोई, वो बोलते हैं ना, ह्यूमैनिटी या डिग्निटी ऑफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, डिग्निटी ऑफ लेबर वाला। तो फिर डीकॉमोडिफाइंग लेबर का कॉन्सेप्ट आया वेलफेयर स्टेट की वजह से, कि लेबर को भी रिस्पेक्ट दी जाने लगी। यह हमें देखने को मिलता है एस्पिंग एंडरसन के आर्टिकल में। वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात होने लगी, उनको भी मतलब कि लगातार आप उनको बदुआ मजदूर की तरह 6-6 10-10 घंटे काम नहीं करवा सकते। ठीक है, काम करवाने तो 3 घंटे काम कराओगे, फिर उनको 1 घंटे का ब्रेक भी दोगे, फिर 4 घंटे काम कराओगे, ऐसा ब्रेक वाला सिस्टम आया। ठीक है, या सिक लीव दोगे और पेड होनी चाहिए वो पेड सिक लीव, वैसा करके। ठीक है, कंपनसेशन मिलना चाहिए अगर उनके साथ कोई वहाँ पे ऊंच नीच हो गई है। तो वही इंडस्ट्रियल लेबर लॉज आए बेसिकली, अगर हम इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात करें। तो इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स लेबर मूवमेंट एज द मेन पॉलिटिकल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड वेलफेयर स्टेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने क्लास मोबिलाइजेशन वाला जो अप्रोच है वो बात करता है कि लेबर मूव, जो वेलफेयर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, वो कहीं ना कहीं लेबर मूवमेंट में ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, और डीकॉमोडिफाइंग लेबर किया। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डीफेमिलाइजेशन की भी। क्लास मोबिलाइजेशन में डीफेमिलाइजेशन हुआ, यानी कि state provision of welfare could substitute those social services traditionally provided in the family almost exclusively by women। ठीक है, जो सर्विसेज फैमिली में प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है, अब जो मतलब ज़्यादातर वो भी सिर्फ वुमेन्स के द्वारा, तो उसमें वेलफेयर स्टेट ने वो उन नीड्स को भी कैटर करना शुरू किया, मतलब डीफेमिलाइजेशन, कि अब आपको पूरी तरीके से फैमिली नीड्स पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, स्पेशली वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन हेल्प के लिए स्टेट ने काम करना शुरू किया। डीफेमिलाइजेशन, क्या फैमिली से अलग हटके भी आपके लिए कोई है जो आपको प्रोवाइड कर सकता है बेसिक हेल्प। ठीक है, तो वुमेन जो थी, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली पर डिपेंडेंट रहती थी। हमारा थर्ड अप्रोच है स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जो कि वेलफेयर स्टेट के फॉर्मेशन को समझाता है। ये अप्रोच जो बात करता है स्टेट बिल्डिंग की वेलफेयर स्टेट में, कि स्टेट बिल्डिंग का जो एस्पेक्ट था वेलफेयर स्टेट में वो कैसे डेवलप हुआ। लास्ट में एक ग्लॉसरी दे रखी है, जो भी हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो ग्लॉसरी में ये सारे फ्रीडम समझा रखे कि स्टेट बिल्डिंग क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, कॉन्क्रीट रिव्यू, एब्स्ट्रैक्ट रिव्यू जो है इससे पहले जो भी हम डीफेमिलाइजेशन, ये सब। तो जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी ना, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं हर कीवर्ड नहीं समझाने बैठ सकती। आई एम अज्यूमिंग कि आपको पॉलिटिकल साइंस का बेसिक्स पता है। ठीक है, तो लैक ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी लेड टू अ पॉलिटाइजेशन ऑफ अर्ली वेलफेयर स्टेट। अब जैसे पॉलिटाइजेशन क्या होता है आपको नहीं पता होगा, या अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो ग्लॉसरी एक बार आप पढ़ लेना। मैं आपको इसका पीडीएफ जो है वो आज या कल तक आराम से पूरा हाईलाइटेड के साथ प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो उसमें ग्लॉसरी पढ़ सकते हो। सिर्फ 134 पेजेस का है, ऑल्दो जो डैनियल किरवानी है वो 600 प्लस पेजेस की है, लेकिन हमारे जो काम के हैं वो 134 पेजेस ही हैं ये, तो वो पढ़ लेना। ठीक है, लेट पॉलिटाइजेशन ऑफ अर्ली वेलफेयर स्टेट फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंटली टू द वेलफेयर क्लाइंटलिज्म। क्लाइंटलिज्म भी उसमें ग्लॉसरी में दे रखा है। ठीक है, तो ये सब हुआ यहाँ पे स्टेट, जब हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी डेवलप हुई। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, स्टेट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, और पॉलिटाइजेशन कैसे हुआ वेलफेयर स्टेट का, कैसे पॉलिटिक्स प्रोसेस में आई, वो सब हमने देखा। अब की पॉइंट्स यहाँ पे नेशन स्टेट बिल्डिंग से रिलेटेड है, डेमोक्रेटाइजेशन की। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई भी कनेक्शन नहीं है किसके बीच में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेटाइजेशन के बीच में ऑफ अ सोसाइटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स वेलफेयर स्टेट। एक तरफ वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, एक तरफ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई और फिर वेलफेयर स्टेट आया, या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, कोई ऑब्वियस कनेक्शन नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखेगा तो आप सोचो कि अच्छा भाई डेमोक्रेटाइजेशन है इसलिए वेलफेयर स्टेट आया होगा, जो कि बहुत लोगों को लगेगा भी, और मुझे भी लगता था। ठीक है, तो डेमोक्रेटाइजेशन का आने का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई डेमोक्रेसी आ गई है तो ऑब्वियसली वेलफेयर स्टेट डेवलप करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये डैनियल किरमानी अपनी बुक में बता रहे हैं। यहाँ पे फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। फंक्शनलिस्ट अप्रोच बात करता है कि मॉडर्न जो वेलफेयर स्टेट है उनको कन्वर्जेंस लाया जाए। जो पॉलिसी कन्वर्जेंस वाला पॉइंट मैंने बताया था वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच का है। देन इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच जो है वो बात करता है वेरिएशन अमंग वेलफेयर स्टेट, कि अलग अलग वेलफेयर स्टेट्स जो है वो उसमें क्या ऐसे फंक्शंस है, कि उसके क्या ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके थ्रू वो वेलफेयर कर रहे हैं, तो वो वैरी करते हैं, स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। देन यहाँ पे ये एक फिगर है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन बात करते हैं की पॉइंट्स। ये की पॉइंट्स में आपको सिर्फ प्रो वेलफेयर स्टेट एक्टर्स कौन है, जैसे क्रिश्चियन डेमोक्रेसी जो है वो प्रो वेलफेयर स्टेट एक्टर्स है। नॉन पॉलिटिकल प्रोसेसेस में क्या आ जाएगा हमारा डेमोग्राफिक एजिंग,
ठीक है, जो प्रमोट करता है एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था जो पेपर में आ सके। देन रिचार्ड टिटमस है, रिचार्ड टिटमस का ये पीवाईक्यू आ चुका है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचार्ड टिटमस से क्वेश्चन आया था पिछले पीवाईक्यू में, रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल इन विच सोशल प्रोटेक्शन कम्स इनटू प्ले। ठीक है, तो रिचार्ड टिटमस का कौन सा मॉडल है, रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल। अब इसके ऊपर एक टेबल भी है, वो अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसी मॉडल से रिलेटेड पूरा का पूरा पीवाईक्यू आया हुआ है। ठीक है, कि उसके कौन से 4 मॉडल्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल जो है ये सोशल प्रोटेक्शन की बात करता है। कब सोशल प्रोटेक्शन कब मिलनी चाहिए, जब प्राइवेट मार्केट और फैमिली का ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, प्राइवेट मार्केट खत्म हो गई, फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन एक्सप्लॉइट हो चुका है, तो तब उस टाइम पे जब आपको सोशल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो कौन से मॉडल का पार्ट है, वो पार्ट है रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल। तो याद रखना रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल टिटमस का है। देन इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल, ये भी पीवाईक्यू है, ये यहीं से आया था क्वेश्चन, यहाँ से एग्जैक्टली यहीं से आया था कि इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल जो रिचार्ड टिटमस ने दिया है उसके अंदर क्या 3 चीजें मतलब हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल का पार्ट है, तो वो थी मेरिट, वर्क परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीजें 3 किसका पार्ट है, इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल का। तीसरा जो उनका मॉडल है वो है इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल। तो हो सकता है कि आपको 4 मॉडल दे दे और बोल दे ऑड वन आउट करने के लिए कि बताओ कौन से 3 मॉडल जो हैं रिचार्ड टिटमस ने दिए हैं। इस बार तो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आ गया था कि ऐसा भी नहीं था कि 3 मॉडल पूछे हो, उसमें 3 मॉडल में से भी किसी एक मॉडल को उठाया उन्होंने, स्पेशली इस वाले मॉडल को, और उसमें इसके अंदर से पूछा कि उसमें क्या लिंक है। ठीक है, तो मेरिट की बात करता है, अचीवमेंट है, तो अचीव कैसे अचीवमेंट मिलेगी आपको, मेरिट के थ्रू। वर्क परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मॉडल है तो आपका वर्क परफॉर्मेंस देखा जाएगा। इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में आपकी प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी। देन इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल बात करता है कि सोशल जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं वो सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कौन, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज वगैरह सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और वो क्या करते हैं, वो करते हैं ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो यूनिवर्सली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड द मार्केट। ठीक है, मार्केट के आउटसाइड, मार्केट यानी कि जो बाजार लगता है वो बाजार नहीं, मार्केट यानी कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उसके बाहर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस है आपके सिटीजनशिप के बेसिस पे। अब जो एस्पिक एंडरसन है ये पीवाईक्यू है, मैंने हाईलाइट नहीं किया, याद कर लेना। एस्पिक एंडरसन 3 वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म, पीवाईक्यू। 3 वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म किसकी बुक है, एस्पिक एंडरसन की बुक है। ठीक है, इसमें भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है 3 वेलफेयर स्टेट की बात, 3 वेलफेयर स्टेट रिजीम, ये भी पीवाईक्यू है। तो यहाँ पे इन द लिबरल वेलफेयर स्टेट, और एक कंजर्वेटिव कॉर्पोरेटिव वेलफेयर स्टेट, और तीसरी है हमारी रिजाइन क्लस्टर। ठीक है, तो अभी एक ही पढ़ते हैं, रुक जाओ। लिबरल वेलफेयर स्टेट में बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कैसे बेनिफिट्स, लो जो क्लाइंटल यहाँ पे है सिटीजन, जो मैं आपको पहले बता दिया था पिछले लेक्चर में, जिसने देखा है उनको पता होगा कि क्लाइंटलिज्म में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्लाइंटल ऑफ लो इनकम, यूजुअली वर्किंग क्लास, स्टेट डिपेंडेंट्स, ये 3 चीज़ें जो लो इनकम क्लाइंट्स हैं, लो इनकम सिटीजन्स हैं, यूजुअली लो इनकम में कौन आते हैं, हमारी वर्किंग क्लास आते हैं, और या स्टेट डिपेंडेंस। स्टेट डिपेंडेंस मतलब जो पूरी तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए स्टेट पे डिपेंडेंट है, तो उनको बेनिफिट दिया जाता है कहाँ, लिबरल वेलफेयर स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे स्टेट जो है मार्केट को इनकरेज करता है आइदर पैसिवली बाय गारंटिंग ओनली अ मिनिमम। ठीक है, या तो उनको पैसिवली यानी कि मतलब डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली वो मार्केट को इनकरेज करता है। ठीक है, कि मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा आपको, या उसमें टैक्स कम कर दिया, या कुछ सब्सिडी दे दी, तो ऐसे करके वो मार्केट को इनकरेज करता है। कैसे, सब्सिडाइजिंग प्राइवेट वेलफेयर स्कीम। तो वेलफेयर, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है और वो कोई वेलफेयर स्कीम निकाल रहा है, लोगों के अच्छे के बारे में सोच रहा है, तो उसको वो सब्सिडी दे देता है, तो ऐसे वो इनडायरेक्टली यानी कि पैसिवली इनकरेज कर रहा है। ये लिबरल वेलफेयर स्टेट के फीचर्स थे। दूसरा जो 3 बताया ना उसने, 3 वेलफेयर स्टेट रिजिम, तभी उसकी बुक का नाम था 3 वर्ल्ड्स ऑफ, मैं हाईलाइट कर देती हूँ एक सेकंड, 3 वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये 3 वर्ल्ड कौन से थे, पहला वर्ल्ड मैंने बता दिया लिबरल वेलफेयर स्टेट, दूसरा वर्ल्ड है कॉर्पोरेटिस्ट वेलफेयर स्टेट। कॉर्पोरेटिस्ट वेलफेयर स्टेट है ग्रांटिंग ऑफ सोशल राइट्स वाज हार्डली एवर अ कॉन्टेस्टेड इशू। तो सोशल राइट्स को देना वो एक कभी भी कंटेस्टेड इशू नहीं था। सोशल राइट्स देना इज लाइक ठीक है, उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं होने के चांसेस। कंटेस्टेड इशू क्या होता है, इसमें बहुत लड़ाइयाँ होती है, कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सोशल राइट्स वाज नेवर कंटेस्टेड इशू। और इसमें स्टेटस डिफरेंशियल्स मतलब प्रिजर्व किया जाता है, आपके स्टेटस को, आपके राइट्स को, आपके क्लास एंड स्टेटस को प्रिजर्व किया जाता है कॉर्पोरेटिव वेलफेयर स्टेट में, जिसको हम कंजर्वेटिव
भी बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव वेलफेयर स्टेट या कोऑपरेटिव वेलफेयर स्टेट कोई गल है। देन यहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस की बात की जाती है, ऑक्यूपेशनल फ्रिंज बेनिफिट्स, मतलब आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो बेनिफिट आपको मिलते हैं, चारे वगैरह, प्ले अ ट्रूली मार्जिनल रोल। इसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें ये चीज़ें बहुत मार्जिनल रोल प्ले करती है, मतलब अच्छा रोल प्ले करती हैं। ओके, मतलब ज़्यादा मार्जिनलाइज भी नहीं होता। सो ये दूसरा, बस सिर्फ मॉडल का नाम याद रखे, उसका कुछ कुछ की पॉइंट्स याद रख सकते हो बस। यहाँ पे सोशल राइट्स की बात हो रही थी, वहाँ पे मार्केट को इंकरेज करने की बात हो रही थी लिबरल वेलफेयर स्टेट में, और कि लो इनकम वालों को हमें बेनिफिट्स वगैरह देने हैं। थर्ड में हमारा रिजाइम क्लस्टर, रिजाइम क्लस्टर अगर आ जाए या फिर लिखा हो सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम, तो ये तीनों मतलब दोनों एक ही बात है। सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम को ही हम रिजाइम क्लस्टर भी बोलते हैं हम, यानी कि एस्पिंग एंडरसन। ये तीसरा वर्ग जो है वेलफेयर का, वो या फिर जो तीसरा वेलफेयर स्टेट है वो कौन सा है, सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम, जिसमें वो यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, डीकमोडिफिकेशन ऑफ सोशल राइट्स की बात करते हैं, और कि जो जो सोशल राइट्स हैं वो न्यू मिडिल क्लास को भी दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पे जो थर्ड वेलफेयर स्टेट है सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम, इसमें हम बात कर रहे हैं न्यू मिडिल क्लास। तो आपको यहाँ पे जो कीवर्ड याद रखना है वो याद रखना है कि ये किसके वेलफेयर की बात कर रहे हैं, न्यू मिडिल क्लास के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेसी वाज क्लियरली द डोमिनेंट फोर्स बिहाइंड सोशल रिफॉर्म, और यहाँ पे सोशल रिफॉर्म जितने भी होते हैं वो सोशल डेमोक्रेसी बहुत डोमिनेंट फोर्स होती है, यहाँ पे डोमिनेट करती है बेसिकली। प्रमोट एंड इक्वालिटी ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम में। तो सबसे अच्छा कौन सा हुआ, सबसे अच्छा थर्ड वाला, ठीक है। सो हम तीनों याद करते हैं अब, लिबरल वेलफेयर स्टेट, कॉर्पोरेटिव वेलफेयर स्टेट और सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम, यानी कि रिजीम क्लस्टर। सो ये तीन वेलफेयर स्टेटों के नाम आपको याद रखने हैं, और उसका एक एक कीवर्ड यहाँ पे हो जाएगा हमारा मार्केट को इनकरेज करना डायरेक्ट इनडायरेक्टली, लिबरल वेलफेयर स्टेट का। कॉर्पोरेटिव वाले का कीवर्ड हो जाएगा कि आपको आपके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए राइट्स, क्लास एंड स्टेटस की बात हो रही है कॉर्पोरेट वाले में। कॉर्पोरेट वाले ऐसे अपना स्टेटस बहुत मेंटेन करके रखते हैं, उनकी सोशल राइट्स की बात हो रही है। और लास्ट वाले में न्यू मिडिल क्लास की बात हो रही है। खत्म, टाटा बाय बाय। अब यहाँ पे आ गई ये वाला चीज, एस्पिंग एडिसन के तीन वेलफेयर स्टेट, लिबरल, कंजर्वेटिव और सोशल डेमोक्रेटिक। लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये यहाँ से जो क्वेश्चन आया था, टिटमस के वेलफेयर मॉडल, टिटमस का वेलफेयर मॉडल था। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना वो टिटमस वाला है। अभी एस्पिंग का याद हो गया तीनों, लिबरल, कंजर्वेटिव, सोशल डेमोक्रेटिक। वैसे आपको टिटमस के वेलफेयर स्टेट का भी मॉडल याद रखना है कि उसने कौन से तीन मॉडल दिए थे, एक रेसिडुअल, दूसरा अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल, जिसमें हमने याद किया अचीवमेंट परफॉर्मेंस को हमने क्या बोला था, इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल भी बोला था। और जो तीसरा टिटमस का मॉडल था जो ब्रैकेट में रखा है वो है इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल। अब ये जो लिबरल, जो एस्पिंग एंडरसन का लिबरल मॉडल था वो ही टिटमस का रेसिडुअल मॉडल था। जो एस्पिंग एंडरसन का कंजर्वेटिव मॉडल था, जिसको हमने कॉर्पोरेट मॉडल भी बोला, कंजर्वेटिव को कॉर्पोरेट भी बोला ना, तो वो टिटमस का अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल था। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई एक भी समझ आ गया, मतलब कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है, मैंने अचीवमेंट परफॉर्मेंस में आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें थी, मेरिट था, ठीक है, प्रोडक्शन है, अचीवमेंट है वगैरह। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि लिबरल मॉडल यूएस यूके में है, जर्मनी में कंजर्वेटिव मॉडल है, स्वीडन में सोशल डेमोक्रेटिक मॉडल है। सोशल राइट्स यहाँ पे नीड बेस्ड होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सोशल राइट्स होते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सोशल राइट्स होते हैं सोशल डेमोक्रेटिक में। तो सबसे अच्छा सोशल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल है। वेलफेयर प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पे मिक्स सर्विसेज दी जाती है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ऊपर वाले में समझ नहीं आया तो यहाँ से एक एक कीवर्ड याद रख लो। डीकोमोडिफिकेशन यहाँ पे सबसे कम होती है, यहाँ पे उससे थोड़ी सी ज्यादा मीडियम, और यहाँ पे सबसे ज्यादा डीकोमोडिफिकेशन। जो मैंने आपको डीकोमोडिफिकेशन ऑफ लेबर बताया था वही सारी चीजें। देन बेनिफिट्स यहाँ पे देखें तो फ्लैट बेनिफिट्स होते हैं, मतलब ऐसे लीनियर बेनिफिट, ज्यादा कुछ हाई बेनिफिट्स नहीं है। यहाँ पे जो कंजर्वेटिव है, क्योंकि अचीवमेंट बेस्ड है, मतलब मेरिट की बेसिस पे है ना, तो आपके मेरिट के बेसिस पे, मतलब आपके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और यहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिव है तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल है, तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूटिव बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, दोबारा से आपके नीड्स के अकॉर्डिंग उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यहाँ पे जो वेलफेयर प्रोविजंस है सोशल डेमोक्रेटिव में, वो पब्लिक सर्विसेज के थ्रू आपको वेलफेयर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे की पॉइंट्स वाला, तो 3 से 5 डिफरेंट वेलफेयर रिजीम्स होती हैं। ये आपका आ गया सेम जो टिटमस मॉडल था ना, उसमें ये ऑप्शन दे रखा था, स्कैंडिनेवियन रिजीम, एंग्लो सैक्सन, कंजर्वेटिव मॉडल, और ये वाला तो नहीं था, बस आई था स्कैंडिनेवियन, एंग्लो सैक्सन और बाकी तीन और थे ऐसा करके।
तो ये आपको बताना चाहिए कि 5 तरीके की वेलफेयर रिजीम होती हैं, ठीक है। पहली होती है एंग्लो सैक्सन, दूसरी होती है सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम जो कि हमें स्कैंडिनेविया में मिलती है। तो सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम की बात तो किसने करी है, हमारे टिटमस ने की थी, राइट। कैसे बात की थी बताया तो था, सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम की बात उन्होंने की थी, अपना टिटमस ने की थी। और मैंने आपको बोला ना ये दोनों सेम ही है, सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम वाला यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल। तो उन्होंने यहीं से क्वेश्चन बनाया था वो डायरेक्ट, कि अगर उनको टिटमस का पता है तो मतलब उनको पता है कि एस्पिन मॉडर्सन का सेम है, तो अगर चाहे टिटमस ने इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल के नाम से दिया है, लेकिन उन्होंने फंसाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक लिख दिया वहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम ही बात होती है। तो वैसा, तो यहाँ पे एंग्लो सेक्सन लिबरल रिजीम का भी उन्होंने दिया, लिबरल का बात उन्होंने की है, सोशल डेमोक्रेटिक की बात की है, कंजर्वेटिव यानी कि कॉर्पोरेटिव की बात उन्होंने की है। कहाँ पे है ये वाला मॉडल, यूरोप में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में। बाकी दो उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना एस्पिन ने बताया है ना टिटमस ने बताया। लेकिन बाकी दो और कौन से वेलफेयर रिजीम्स होती हैं अगर जनरली देखा जाए, तो वो है साउथ यूरोपियन रिजीम, और पांचवी है रेडिकल टाइप फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो रेडिकल वेलफेयर रिजीम भी होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। तो हो सकता है अगली बार यहाँ से पूछ ले कि कौन सी 5 रिजीम्स होती हैं। एक एंग्लो सैक्सन यानी लिबरल, फिर सोशल डेमोक्रेटिक में स्कैंडिनेविया, कंजर्वेटिव जो होता है वो कॉन्टिनेंटल यूरोप वाले कंजर्वेटिव हैं, और साउदर्न यूरोपियन रिजीम है साउथ यूरोप, ठीक है। एक यूरोप है, एक कॉन्टिनेंटल यूरोप है जो कि कंजर्वेटिव है। एक साउथ यूरोपियन रिजीम अपने आप में एक रिजीम है, और एक रेडिकल रिजीम है जो पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ओके, ये इसका, इसको भी हम ग्लॉसरी में पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, वेल्थ वैराइटीज ऑफ कैपिटलिज्म, ये भाई पढ़ लेना इसको। मैंने इसकी बुक तो याद ही कर लेना, वो जो क्या था, वेलफेयर वर्ल्ड, 3 वर्ल्ड ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म, ऐसा है ना, स्प्रिंग एडिसन की। तो ये टिटमस और स्प्रिंग एडिसन ने 3 आइडियल टाइप्स ऑफ वेलफेयर रिजीम्स को डिस्टिंग्विश किया था। ये हाई से ये पीवाईक्यू बना था, मतलब आप बोल रहे हो कि मैम हर जगह पीवाईक्यू ही बन रहा है एक सी से, मतलब कि ये तीनों एक इसी से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं ना एक ही पेपर में। एक एस्पिन एंडरसन से बना था, एक टिटमस से बना था, तो इसलिए बता रही हूँ। कंजर्वेटिव लिबरल सोशल डेमोक्रेटिक। अब आई होप आप भूलोगे नहीं, मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया। बाकी ये वाला इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी ये पढ़ लेना कि यूरोपियन यूनियन की डेट्स और वो, जैसे 1951 में जो जो हाईलाइटेड है सिर्फ उतना याद कर लेना, रट्टा मारना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी आई थी, फिर 1952 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, 1958 में ट्रीटी ऑफ रोम हुआ, और ट्रीटी ऑफ रोम के चलते ईसी और यूरोटम बना, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देन 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और यूके ने ज्वाइन किया किसको, यूरोपियन यूनियन को। फिर पहले डायरेक्ट इलेक्शन कब हुए यूरोपियन पार्लियामेंट के, ये चाहे याद मत करना, इस ओके। 1979 में पहले इलेक्शंस हुए थे यूरोपियन पार्लियामेंट के, और पहली जो यूरोपियन कम्युनिटी पासपोर्ट इशू किया गया वो 85 में इशू किया गया, ठीक है। तो जो डेट याद आ रहा है इसको क्रोनोलॉजी में याद रखना कि पहले इलेक्शंस हुए, फिर पासपोर्ट आया, फिर पोर्तुगाल और स्पेन ने ज्वाइन किया 86 में, फिर बर्लिन वॉल का फॉल तो सबको पता ही है, 1989 में बर्लिन फॉल हुआ था। 1993 में यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी पीवाईक्यू। तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो आई थी, फोर्स में आई थी, 1993 में आई थी। और उसमें क्या हुआ था, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के सिग्निफिकेंस क्या है, ईयू लॉन्च किया, यूरोपियन यूनियन को लॉन्च किया, और इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन का प्लान भी लॉन्च किया था इसी ट्रीटी के तहत। तो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो ट्रीटी है वो है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, अभी यूरोपियन यूनियन बना नहीं था, यूरोपियन यूनियन 1993 में आके मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू बना है। इससे पहले जो जो कांड हुए हैं ना, उन कांडों की वजह से क्या हुआ, आगे चल के ईयू बना, ऐसा मैं बता रही थी, ठीक है। फिर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन ने भी ज्वाइन किया ईयू को बाद में। फिर एम्स्टरडैम ट्रीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई, ठीक है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एरिया ऑफ फ्रीडम, सिक्योरिटी और जस्टिस, फ्रीडम, सिक्योरिटी और जस्टिस पे काम किया। फिर लिस्बन ट्रीटी, तो ट्रीटीज को क्रोनोलॉजी में याद रखना है, चाहे डेट भूल जाओ कोई बात नहीं। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, एम्स्टरडैम ट्रीटी, लिस्बन ट्रीटी, यूरो नोट्स एंड कॉइन्स रिप्लेस नेशनल नोट्स एंड कॉइन्स फॉर 10 मेंबर स्टेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि कब यूरो की शुरुआत हुई थी, पहले यूरोपियन यूनियन के जो जितने भी ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो, उनके लिए एक ही बेसिक करेंसी होगी, वो होगी यूरो नोट्स। उनकी पर्टिकुलर करेंसी हटा दी गई उन पर्टिकुलर कंट्रीज की, और वो ये कितनी कंट्रीज में आया, 10 मेंबर स्टेट्स थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम यूरो नोट्स अपनी कंट्री में चलाएंगे, कॉइन्स भी और नोट्स भी। फिर नाइस ट्रीटी, अच्छे बनने की ट्रीटी, ये आती है, ये डिफेंस कॉपरेशन की बात करती है, एंड फॉर्मिंग द इंस्टीट्यूशन इन प्रिपरेशन फॉर एनलार्जमेंट। तो 2004 में ये सारी चेकोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, हंगरी ये सब ज्वाइन करते हैं। 2004 में ही ट्रीटी स्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूरोप। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूरोप का कॉन्स्टिट्यूशन साइन कब हुआ, तो 2004 में ही उन्होंने एक ट्रीटी के थ्रू
यूरोप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। देन यहाँ पे ये ज्वाइन किया बुल्गारिया रोमानिया में। लिस्बन ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, 2009 में आई। फिर से 2013 में फिस्कल कॉम्पैक्ट ट्रीटी आई बिटवीन 25 मेंबर स्टेट्स। उस टाइम EU27 था, ठीक है। तो EU27 हो चुका था, मतलब कि अभी तक 27 कंट्रियां 2013 तक EU का मेंबर बन चुकी थी। और फिजिकल कॉम्पैक्ट ट्रीटी के तहत उन्होंने ये हुआ कि EU27 कैसे हुआ, माइनस UK एंड चेक रिपब्लिक। तो फिजिकल कॉम्पैक्ट ट्रीटी का पार्ट बाकी सारी कंट्री बनी, बस यूके और चेक रिपब्लिक उसका पार्ट नहीं बना। तो क्रोएशिया ने ज्वाइन किया 2013, ये तो PYQ भी है कि क्रोएशिया आता है, तो रिसेंट था 2013 में। और फिर यूके पब्लिक वोट्स इन अ रेफरेंडम टू लीव EU। तो ब्रिटेन ब्रेक्सिट का यहाँ पे आपको याद रखना ब्रेक्सिट की डेट कि 2016 में यूके ने वोट किया 52% टू 48%, रेफरेंडम कराया गया, मतलब वहाँ के पब्लिक से उनका ओपिनियन लिया गया, यूथ और ओल्ड ओल्ड का भी, ठीक है, ओल्ड अडल्ट का भी और यूथ का भी। तो उसमें ये आया कि 52% से 48% तक कि वो चाहते थे लोग EU को छोड़ना। तो जो स्टार्ट हुआ ना इस मुद्दे की शुरुआत 2016 में हुई, लेकिन फाइनली जो छोड़ा उसने, ठीक है, वोट तो उनका 2016 में पड़ गया था कि हम छोड़ने वाले हैं, लेकिन ऑफिशियली छोड़ा कब, वो छोड़ा 2020, 31 जनवरी 2020। तो ये डेट भी याद रखनी है और 2016 वाली भी, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है कभी भी। फिर बेसिक पॉलिसी आर्किटेक्चर ऑफ EU, कि EU के बारे में ये सारा लिखा हुआ है, मेरे को इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, ठीक है, कि कौन सी किस चीज़ के लिए कम्पीट करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हो जाएगा, या तो आंसर राइटिंग में काम आएगा अगर यूपीएससी में कभी ऐसा EU से क्वेश्चन आ जाए। तो बेसिक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर क्या है, EU का काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन काउंसिल ब्रुसेल्स में है ये। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स लक्समबर्ग में है, स्ट्रासबर्ग में भी। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कितनी मेंबर्स हैं, बहुत स्टैटिक डाटा। यूरोपियन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का क्या प्रोसीजर है, तो जुडिशियल रिव्यू होता है वहाँ पे, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे EU इज नॉट अ स्टेट, यहाँ से ये आ रखा है PYQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि EU स्टेट नहीं है, ठीक है। यही एक स्टेटमेंट बेस्ड आ गया था, बच्चों ने गलत किया था, ऑल तो मैंने तो सही करके आई थी। बट EU इज नॉट अ स्टेट इन दैट पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन द EU एंड द मेंबर स्टेट, ठीक है। तो EU कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे जो EU के मेंबर्स हैं, जिसको मतलब जो जो कंट्री ने EU को ज्वाइन किया है, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया है, कि उसमें पावर शेयरिंग हो रही है, नहीं, पावर शेयरिंग नहीं हो रही। इज बेस्ड ऑन वॉलंटरी कॉर्पोरेशन। ये किस पे बेस्ड है, वॉलंटरी कॉर्पोरेशन पे बेस्ड है, अपनी अपनी मर्जी के ऊपर है मेंबर स्टेट्स के जो EU का पार्ट है कि आपको कॉर्पोरेट किस हद तक करना है। कोई डायरेक्ट EU टैक्सेशन नहीं लगाता कि आपको, अगर आप EU का पार्ट हो तो आपको EU से रिलेटेड टैक्स देने पड़ेंगे, नो। EU का बजट कम होता है, EU रिलायस ऑन द फोर्सेस ऑफ कोएशन ऑफ इट्स मेंबर स्टेट, ठीक है। तो मेंबर स्टेट्स जो हर मेंबर है EU का, वो अपना अपना कोएशन, जो कि लेजिटिमेट कोएशन फोर्स होता है, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट के पास होता है, वो यूज कर सकता है। तो ये EU जो है उस पर डिपेंडेंट है। ये कुछ फीचर्स थे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब आज बात करते हैं 3 रिट्रीट स्कॉलर्स एंड 3 स्टेट सेंट्रिक स्कॉलर्स। तो रिट्रीट वर्सेस स्टेट सेंट्रिक स्कॉलर्स की बात करते हैं। रिट्रीट क्या है, यहाँ पे बात करते हैं, द नेशन स्टेट हैज बिकम एन अननेचुरल डिसफंक्शनल यूनिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन एक्टिविटी। तो जो एक सेकेंड, तो स्टेट यहाँ पे जो रिट्रीट स्कॉलर्स हैं, आई डोंट थिंक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बट थोड़ा सा मेरे को ये ट्रिकी लगा, तो मुझे लगा इसको हाईलाइट कर देना चाहिए कि जो नेशन स्टेट है वो अननेचुरल है, ठीक है। नेशन स्टेट अननेचुरल इन द सेंस वो नेचुरली डेवलप नहीं हुआ है, नेशन स्टेट की शुरुआत हमने मिलके की है, ठीक है। ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इमर्ज हुए हैं। इसमें हमने इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड एंड अ ब्रॉडलेस वर्ल्ड, है ना, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खुद मैनेज करना होता है। कोई जेन्युइन शेयर्ड कम्युनिटी नहीं है इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कम्युनिटी है जो हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फॉलो कर रही है, नहीं, सबका अपना अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। कोई मीनिंगफुल फ्लोज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता। और ये मानते हैं रिट्रीट स्कॉलर्स कि नेशन स्टेट जो है डेड, मर चुका है, खत्म हो चुका है, नेशन स्टेट जैसी कोई टर्म अब बची ही नहीं है और ये अननेचुरल है। ये 2 पॉइंट। स्टेट सेंट्रिक जो है वो यानी कि ग्लोबलाइजेशन में मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, एंड लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन टू अंडरस्टैंड बेटर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और हमें
अब एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट को या एक पर्टिकुलर कंट्री को ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, इंटरनेशनलाइज करने की ज़रूरत है। नेशन स्टेट जो है अपना इम्पोर्टेंस आज भी मेंटेन करते हैं एज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टर। तो ये जो चीज़ है, ये नेशन स्टेट के खिलाफ बोल रहे हैं रिट्रीट वाले, और स्टेट सेंट्रिक है, वो नेशन स्टेट के फेवर में भी बोल रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के आने से इंटरनेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो चुका है, और ये नेशन स्टेट को एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टर के तौर पे देखते हैं। ये तो नेशन स्टेट को डेड मान चुके हैं, लेकिन ये जो है सोशल, इकोनॉमिक और अदर प्रॉब्लम्स ascribed to globalization are actually due to technological and other developments that have little or nothing to do with the globalization। तो उन्होंने बोला जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, जो दूसरी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, उसका उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और दूसरी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, ठीक है, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से नहीं है। वो प्रॉब्लम्स इसलिए है कि आपने टेक्नोलॉजिकल और दूसरी डेवलपमेंट जो आपने अपनी कंट्री में की है उसकी वजह से। तो बेसिकली जो स्टेट सेंट्रिक है वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, कि जो आप सोच रहे हो ना कि ये जो प्रॉब्लम्स है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो ऐसा है नहीं। और यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हुई है, रिपीटेड है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं किया है, और यहाँ पे कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ से आपको कोर्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, एल्ब्रो, कांटर और गिडन्स। गिडन्स तो फेमस है ही। तो ग्लोबलाइजेशन refers to all those process by which the peoples of the world are incorporated into a single world society or global society। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सारे लोग मिलकर एक साथ आते हैं और एक सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। ऐसा एल्ब्रो ने कहा था, सॉरी, एल्ब्रो इज लाइक आईब्रोज। आईब्रोज हमारी बात करिए कि हमको आईब्रोज का मैं कोई ट्रिक नहीं बना पा रही हूँ, छोड़ो। The world is becoming a global shopping mall in which ideas and products are available everywhere at the same time। तो ये किसने बोला है? कांकर। काफी इजी है कि एक शॉपिंग मॉल की तरह है, कि आपको एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे आपको हर तरीके की वैरायटी मिलेगी। वर्ल्ड क्या है? एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, जहाँ पे सेम टाइम पे आपको सेम हर किसी के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो कांतर ने बोला है कंतर, कंतर शॉपिंग मॉल। तो याद कर लो, कांतर शॉपिंग मॉल, कांतर शॉपिंग मॉल, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द intensification of worldwide social relation which link distant localities in such a way। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस है जिसमें आपको इवन जो दूर दरेश में भी जो लोग रहते हैं, बहुत दूर लोग रहते हैं, उनसे भी वो आपको लिंक करता है। आपके लोकल से आपको लिंक, मतलब लोकल्स को बाहर से लिंक करता है, बाहर वाले लोगों से लिंक करता है। एंड आर शेप्ड बाय इवेंट्स अकरिंग मैनी माइल्स अवे एंड वाइस वर्सा। और उन इवेंट्स की जानकारी भी हमें देता है जो कितने माइल्स दूर हमसे इवेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये एंथनी गिडन्स ने बोला है। एंथनी गिडन्स भी ग्लोबलाइजेशन के स्कॉलर हैं, तो एंथनी गिडन्स का ये वाला आप याद रख सकते हो। लोकल वोकल वाली लैंग्वेज, या डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस में रहने वाले लोगों से भी हम बात कर सकते हैं, उसके इवेंट्स हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये एंथनी गिडन्स ने बोला है। देन 4 टाइप्स ऑफ स्टेट की बात हुई है यहाँ पे, मॉडर्न स्टेट, पोस्ट मॉडर्न स्टेट, वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट और मॉडर्नाइजिंग स्टेट। तो ये 4 स्टेट और इन सबके फीचर्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको येलो से हाईलाइट भी कर दिया है। सो मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं सबसे पहले। तो मॉडर्न स्टेट में एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक रूल होता है, मतलब सेंट्रलाइजेशन होता है। मॉडर्न स्टेट सबसे पहले कौन आया? मॉडर्न स्टेट। उसके बाद कौन आया? पोस्ट मॉडर्न स्टेट। उसके बाद कौन आया? वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। और उसके बाद मॉडर्नाइजिंग स्टेट। मॉडर्नाइजिंग स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसमें तीनों के फीचर्स होते हैं। मतलब अगर आपको ये 3 समझ आ जाए तो इसका मतलब आपको मॉडर्नाइजिंग स्टेट भी समझ आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों के फीचर्स मॉडर्नाइजिंग स्टेट में होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इंडिया। मॉडर्नाइजिंग स्टेट में अगर चारों में से पूछा जाए तो चारों में से इंडिया इज अ मॉडर्नाइजिंग स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट क्या होता है? मॉडर्न स्टेट में सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेसी होती है और सेंट्रलाइजेशन होता है, लीगल ऑर्डर होता है, ठीक है। और मोनोपॉली किसकी होती है? मोनोपॉली होती है स्टेट की। और किसकी? लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स होता है ऑल विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी। मतलब कि जो वहाँ पे स्टेट है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके पास लेजिटिमेट पावर है टू यूज फोर्स, ठीक है। वो फोर्स यूज करने की उनके पास लेजिटिमेट पावर होती है। पोस्ट मॉडर्न स्टेट में मल्टी लेवल गवर्नेंस होता है, ठीक है। और मल्टी लेवल गवर्नेंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, और ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो मल्टी लेवल गवर्नेंस किस किस लेवल पे हो सकता है? एक सुप्रा नेशनल लेवल पे गवर्नेंस, इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नेंस, ट्रांस गवर्नमेंटल लेवल पे गवर्नेंस और ट्रांस नेशनल रिलेशंस। ये चारे लेवल्स हैं मल्टी लेवल गवर्नेंस के, पोस्ट मॉडर्न स्टेट में देखने को मिलते हैं। तो इसका कीवर्ड याद रखना, मल्टी लेवल गवर्नेंस। यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और मोनोपोली होती है स्टेट की। तीसरा हमारा है वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। तो वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की अगर हम बात करें, एक सेकेंड,
तो ये इनएफिशिएंट है एंड करप्ट है, करप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि हम इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या है, ये वीक है। वीक है यानी कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो करप्टेड होगा, इनएफिशिएंट होगा, ठीक है। और ये कोएलिशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल मतलब पोस्ट कॉलोनियल यानी कि आप पहले कॉलोनी थे किसी की, आप पे किसी ने बहुत सालों से शासन किया, जैसे इंडिया पे किया था। उसके बाद जब आपको इंडिपेंडेंस मिली तो आप वीक हो जाओगे ना, ऑब्वियसली वीक हो जाओगे। 50 साल आप किसी की सरकार के अंदर रह रहे थे, तब आपको खुद से अब अपने आप को गवर्न करने का टाइम आया। तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे इतना करप्शन फैल चुका था। रूल्स होंगे वहाँ पे बेस्ड ऑन कोएरिशन रेदर देन रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, यहाँ पे रूल ऑफ कोएरिशंस होंगे। मोनोपोली होगी ऑन द लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस नॉट एस्टैब्लिश। तो यहाँ पे मोनोपोली नहीं होगी। मॉडर्न स्टेट में मोनोपोली होगी। वीक जो वीक स्टेट है या वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, वहाँ पे स्टेट के पास लेजिटिमेट यूज नहीं होगा। वायलेंस होगा लेकिन वायलेंस का कोई लीगल पैमाना नहीं होगा, लेजिटिमेट नहीं होगा, इलीगल वायलेंस बेसिकली। और मॉडर्नाइजिंग स्टेट ये तीनों से मिलकर बना। अब बात करते हैं नेशनहुड की कि कैसे कैसे नेशनहुड है। तो नेशनहुड का अगर सबसे पहले बात करें, हमारा मॉडर्न स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, वीक पोस्ट कॉलोनियल। यहाँ पे हमारा मॉडर्नाइजिंग स्टेट, मॉडर्नाइजिंग स्टेट। और ये सेकेंड वाला क्या था, पोस्ट मॉडर्न स्टेट। एक सेकेंड, तो यहाँ पे मॉडर्न स्टेट, यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न स्टेट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न। तो मॉडर्न स्टेट का नेशनहुड की मतलब फीचर का बात करें तो मॉडर्न स्टेट में नेशनहुड कैसा होता है, कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स होती है और कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट्स होती है। सेंटिमेंट्स यानी कि सिटीजन्स की कम्युनिटी तो आपको समझ आ गया ना, अ पीपल विद इन अ टेरिटरी मेकिंग अप अ कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स। एक मतलब ऐसी जगह, नेशनहुड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहता है कि कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक राइट्स होंगे सिटीजन्स के पास। और एक ऐसी कम्युनिटी होगी जो कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट्स होगी, जो कि अपने कल्चरल बॉन्ड, रिलीजियस बॉन्ड, हिस्टोरिकल बॉन्ड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। कि कहाँ पे, मॉडर्न स्टेट में, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न स्टेट क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, सेंट्रलाइज्ड है, मोनोपोली है। हाई लेवल ऑफ कोहेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा नेशनहुड में। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कोहेशन होगा। कोहेशन मतलब लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए होंगे, अच्छा मतलब ब्रदरहुड होगा टाइप्स, ठीक है। बाइंडिंग नेशन होंगे स्टेट टुगेदर, जो क्योंकि यहाँ पे कोहेशन ज़्यादा है इसलिए ये नेशन और स्टेट को एक साथ जोड़ के रखेगा। यही कोहेशन ये दोनों को जोड़ के रखेगा। कोहेशन का मतलब ये होता है एक तरीके से जोड़ना। कोहेशन यानी कि जो चीज़ आपको बहुत एक साथ जोड़ कर रखे, बेसिकली हारमनी हो, ठीक है। और यहाँ पे होगा पोस्ट मॉडर्न स्टेट की बात करें तो पोस्ट मॉडर्न स्टेट में जो आइडेंटिटीज़ है वो लेस नेशनल होती हैं, ठीक है। कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स और कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट्स था फर्स्ट वाले में। दूसरे में कलेक्टिव आइडेंटिटीज होंगी, लेस कोहेरेंट कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स होंगी। कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स यहाँ पे भी होगी पर वो लेस कोहेरेंट होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिटीजनशिप। और यहाँ पे वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की बात करें तो वीक है, ठीक है। वीक है, यहाँ पे करप्शन है, इनएफिशिएंट है। तो यहाँ पे लोकल और एथनिक कम्युनिटी का प्रीडोमिनेंस होगा, ठीक है। मतलब जो ऑलरेडी कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी और एथनिक कम्युनिटी जो ऑलरेडी पावरफुल थी, ठीक है, कॉलोनी बनने से पहले या जब कॉलोनाइज थे, तो वो प्रीडोमिनेट करेंगे पोस्ट कॉलोनियल होकर रिपीट। मतलब पोस्ट कॉलोनियल यानी कि जब कॉलोनी वो नहीं रही, ठीक है, उसको आज़ादी मिल गई, तो तब जो कौन डोमिनेट करेगा, तब को डोमिनेट करेगा लोकल और एथनिक कम्युनिटी। वीक बॉन्ड्स होंगे, लॉयलिटी के लोग एक दूसरे की तरफ इतने लॉयल नहीं होंगे क्योंकि वो अभी कॉलोनी से एज ए कॉलोनी बाहर आए हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज होंगे। और यहाँ पे लोकल कम्युनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना देन नेशनल कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या की टर्म है, लोकल कम्युनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और यहाँ पे हमें दे रखा है ब्राज़ील, चाइना, इंडिया और रशिया, जो कि मॉडर्नाइजिंग स्टेट्स के एग्जाम्पल है। ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रशिया। तो एक तरीके से हम बात कर सकते हैं ब्रिक नेशंस, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। तो ये ब्रिक नेशन जो आ गए हमारे मॉडर्नाइजिंग स्टेट का पार्ट। अब बात करते हैं कि इन चारों स्टेट्स में इकोनॉमी कैसी होती है। फिर इकोनॉमी जो की बात करें तो सेल्फ सस्टेन होती है। पहला वाला जो मॉडर्न स्टेट है वहाँ पे इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी होती है। मेन सेक्टर्स नीडेड फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ कुछ मेन सेक्टर्स है जो काम करता है। सेल्फ सस्टेन यानी कि अपने आप में भरपूर है उनके पास, उनको किसी और पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है अगर आप मॉडर्न स्टेट हो, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस एट होम। होम यानी कि आपके घरों पे नहीं होती, ठीक है। घर यानी कि आपका जैसा बोलते हैं ना, इंडिया हमारा होम है, हमारा घर है, हमारा भारत हमारा घर है, तो वैसा, ठीक है। होम यानी कि डोमेस्टिक है, नेशनल जो आपकी टेरिटरी है वहाँ पे ज़्यादातर आपको मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते अगर आप मॉडर्न स्टेट हो। अगर वैसे ही आप बात करो पोस्ट मॉडर्न स्टेट, तो पोस्ट मॉडर्न स्टेट हो तो लेस सेल्फ सस्टेन्ड हो गए,
ठीक है। आपको दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आप पूरी तरीके से खुद में सक्षम नहीं होगे। ठीक है, आपको क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डीप इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पे होगा हेट्रोजीनस। अब यहाँ पे कौन सी बात करें, वीक वाला, जो वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है। तो जो वीक वाले हैं वो हेट्रोजीनस कॉम्बिनेशन होगा। हेट्रोजीनियस मतलब कि अलग अलग चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, एग्रीकल्चर होगा, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, अर्बन सेक्टर होगा, मॉडर्न इंडस्ट्री होगी। एक सेकेंड। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज होगी, तो ये हेट्रोजीनियस होगा वीक कोस्ट कॉलोनियल स्टेट। यहाँ पे हर तरीके की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रीज भी होगी, अर्बन सेक्टर भी होगा और एग्रीकल्चर भी होगा। और स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस होगी ग्लोबल इकोनॉमी पे। मतलब आप वीक हो तो आप खुद से खुद कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, खुद से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे हो, आप पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंडेंट हो, आप बस इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट करे जा रहे हो। और यहाँ पे मॉडर्नाइजिंग स्टेट जो मैंने बोला, क्योंकि तीनों से मिलके बनी है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कोई फीचर नहीं है, तीनों के फीचर ही इसमें कंबाइन हो जाएंगे। और इसका एग्जांपल बस अर्जेंटीना, चाइल, मैक्सिको, जैसे लैटिन अमेरिका में ये कंट्रीज है, तो वहाँ पे जैसे तीनों कंट्रीज का है लैटिन अमेरिका वाली, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जो कि एशिया में है, ये तीनों कंट्रीज में मॉडर्नाइजिंग स्टेट है। ठीक है, सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी की बात करें तो कैसे कैसे सॉवरेन है, ठीक है, कितना हद तक इंडिपेंडेंस है। अब मॉडर्न स्टेट है, मॉडर्न स्टेट के पास बहुत अच्छा खासा इंडिपेंडेंस होगा, क्योंकि इसके पास मोनोपोली भी है। ठीक है, प्लस वो किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है, उनके पास नेशनहुड भी अच्छा है, कम्युनिटी ऑफ सिटीजन और कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट्स भी है। तो उनके पास पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस है, वो जैसे चाहे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, वो पूरी तरीके से सॉवरेन है। कौन? मॉडर्न स्टेट। ठीक है, स्टेट जो है सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होता है यहाँ पे, और राइट टू डिसाइड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, और बाहर से कोई भी आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, आपके पास पूरा डिसीजन मेकिंग का अधिकार आपके पास ही होता है, आपके पास मतलब आपके पर्टिकुलर सरकार के पास, वो यहाँ पे नॉन इंटरवेंशन होता है। ठीक है, वैसे पोस्ट मॉडर्न स्टेट आ जाए, क्योंकि हल्के से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है उतना, थोड़ा सा उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है वैसे, तो इसलिए म्यूचुअल इंटरवेंशन पे ये काम करते हैं, नॉन इंटरवेंशन तो नहीं होता। नॉन इंटरवेंशन यहाँ पे होगा, ये म्यूचुअल इंटरवेंशन पे काम करते हैं कि थोड़ा आप मेरी मानो, थोड़ा मैं आपकी मानता हूँ, हो गया। रेगुलेशन बाय सुप्रा नेशनल अथॉरिटी, और सुप्रा नेशनल अथॉरिटी होती है वो पोस्ट मॉडर्न स्टेट को रेगुलेट करती है। सुप्रा नेशनल अथॉरिटी का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, कि एक इंटरनेशनल ग्रुप होता है स्टेट्स का दैट हैज बाइंडिंग अथॉरिटी। मान लो ईयू है, ईयू के अगर आप ईयू के मेंबर हो या आसियान के मेंबर हो फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब कि जो आसियान के रूल्स है वो आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो नहीं, तो उस पर कुछ ना कुछ आपकी बाइंडिंग अथॉरिटी होती है, जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी आप मेंबर हो, तब फिर सुप्रा नेशनल अथॉरिटी होती है। इसमें ट्रांसफर ऑफ लीगल अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग की पावर, ठीक है, तो वो सब आपके लिए, सब कुछ तो नहीं, पर आप एक नेगोशिएशन के थ्रू डिसाइड करते हो कि कुछ इसका मान लिया, कुछ मेरा मान लिया। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस होती है, किसमें? वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। तो चाहे वीक है और लेकिन है तो पोस्ट कॉलोनियल ना। अब आप किसी की कॉलोनी तो हो नहीं, आपको आज़ादी मिल चुकी है, आपको आज़ादी मिल चुकी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस आपके पास होगा, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हो। जैसे इंडिया, इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकता था जब वो पोस्ट कॉलोनियल हुआ, है ना, लेकिन उसमें कुछ नेगोशिएटेड इंटरवेंशन भी होगी। नेगोशिएटेड इंटरवेंशन इन द सेंस कि आपको कुछ चीज़ें नेगोशिएट करना पड़ेगा। जैसे जब ब्रिटिशर्स गए तो आपको वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पकड़ा के गए, राइट। डोनर कंट्रोल ऑफ एड, सुपरविजन बाय इंटरनेशनल सोसाइटी, तो आपको इंटरनेशनल सोसाइटी की निगरानी में रहना पड़ेगा कि ये स्टेट जो है अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है, ये इतना सक्षम है नहीं, तो चलो हम इसकी मदद कर देते हैं। नॉन रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होगा, यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ वीक स्टेट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, बिकॉज दे कैन नॉट रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट यानी कि आपको आपको जो मिला आप बदले में वो वापस नहीं कर सकते। अगर आपको आज किसी कंट्री ने मतलब अटैक कर दिया, तो क्या बदले में अटैक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी वीक हो। ठीक है, या फिर आप आज कोई यूएस से है, वो किसी पुअर कंट्री की मदद कर रहा है, तो वो ये सोच के नहीं करेगा कि भाई बदले में मेरे को कुछ मिलेगा, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पुअर है, वो बेचारा क्या ही देगा, क्या ही रेसिप्रोकेट करेगा, तो नॉन रेसिप्रोसिटी। और लास्ट में मॉडर्नाइजिंग स्टेट कौन से, जो कि यूनिक मिक्सचर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटहुड का, तो इन तीनों के फीचर्स इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ऑल्दो ये खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ ही वाला है नहीं। डेमोक्रेसी सपोर्ट इंडिया और टर्की की केस स्टडी लिखी हुई है, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार अरब स्प्रिंग से क्वेश्चन आया था कि अरब स्प्रिंग का
डेट पूछ लिया था और कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था, टर्की था उसका आंसर। देन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुनेशिया वगैरह। यूएनडीपी के प्रोग्राम से इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी किस किस मुद्दों पे काम करता है। तो ये जैसे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ई गवर्नेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, एंटी करप्शन, सिविक एंगेजमेंट की बात करता है, इलेक्टोरल सिस्टम की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की, लोकल गवर्नेंस एंड लोकल डेवलपमेंट, पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो फोकस करता है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ, यूथ यानी कि यूथ का एम्पावरमेंट भी वो देखता है। ये सारे मुद्दे हैं कुछ जो यूएनडीपी प्रोग्राम के अंदर आते हैं। सो ये एक बार बस पढ़ लेना, याद तो रह जाएंगे। यूएसएआईडी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड गवर्नेंस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। तो इसका क्या फ्रेमवर्क है अगर बात करें, तो यहाँ पे वो पार्टिसिपेशन को प्रमोट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस को प्रमोट करते हैं और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करते हैं। वैसे एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट एंड प्रमोट यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, डेवलपमेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करना थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ डीआरजी प्रिंसिपल्स, डीआरजी यानी कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड गवर्नेंस। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। यूएसएडी के अगर कभी पूछ लेते हैं कौन सी 3 प्रिंसिपल्स हैं, तो एक डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और गवर्नेंस, ठीक है। ये 3 स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है। इतना इंपॉर्टेंट था नहीं यहाँ पे। फिर आपको ऑटोक्रेसी को आपने डेमोक्रेसी से कंपेयर किया हुआ है कि ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी जो है लाइक माइंडेड रिजीम्स को फोकस करता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी पूरा अच्छे से बता ही दिया था। यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में दे रखा है हाउ मीन्स, तो ये मेरे को नहीं लगता है ऐसे कुछ आएगा, सो आई हैव स्किप दैट, ये नहीं करना हमें। अब यहाँ पे आ जाती है हमारी ग्लॉसरी, ठीक है। यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट रिव्यू क्या है, एजेंडा सेटिंग क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें, बिहेवियरल एवोल्यूशन, अमेरिकन जुडिशियल एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशन, बाइपोलर पार्टी सिस्टम, ये सारे मैंने हाईलाइट कर दिया जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैडर पर एलीट पार्टी, तो ये सारी पार्टीज क्लीवेज। अच्छा मेरे को आपको टाइप्स ऑफ पार्टीज भी पढ़ाना है, वो उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बना ही दूंगी। इसी में कैच ऑल पार्टी और ये सारा मैंने छोड़ दिया था, एक टेबल बना हुआ है इसी पीडीएफ में है, ठीक है। तो पीडीएफ से आप खुद पढ़ लेना या जब मैं पढ़ाऊंगी तब पढ़ लेना। सेंट्रीफ्यूगल कॉम्पिटिटिव, तो ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये तो मैंने आपको बोला ना एक फाइनल एपिसोड था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स खत्म, लेकिन इसके बाद हम आईआर शुरू करेंगे और आईआर के बीच में जब भी मुझे एक का भी टाइम मिला तो मैं आपको ये कीवर्ड्स वाला भी करवा दूंगी, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आएगा। कंसेंसस डेमोक्रेसी बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, आ सकते हैं पेपर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय, टेक केयर।